Welcome back everyone to the online e-learning platform of Syncori Education। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है आपका डाई ऑक्सीजन के बारे में। आप सभी को पता है, सभी के सब ऑक्सीजन लेते हैं, सभी को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो इसकी प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रहती हैं और इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, ये सारी चीजें आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और इसके रिगार्डिंग जितनी भी रिएक्शंस हैं उनको याद करने की मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बता दूंगा, ताकि आपको ये डर ना रहा है कि सर हम एक रिएक्शंस याद कर रहे हैं और दूसरी भूलते जा रहे हैं। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही है कि सर हमने अभी तो नाइट्रोजन की याद की थी, हम तो उन्हीं को भूलने लग गए। तो हर एक कंपाउंड की प्रिपरेशन वाली आप सिर्फ एक पेज में रख लीजिए, उसमें स्टार्टिंग में आपके रहना चाहिए प्रिपरेशन वाला, जो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज और यूजर्स, ये वाला आपका पोर्शन एक पेज में कवर हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आप देख लीजिए कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है। अगर बात करें हम ऑक्सीजन की, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा कि जो आपकी ऑक्सीजन होता है उसके जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये आपके ऑक्सीजन है, ये इसके 1 2 3 4 5 और 6 ऑर्बिट्स हैं। 6 जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसके रिवॉल्व कर रहे हैं, और जो इनर इलेक्ट्रॉन है उसमें इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसीलिए जो आपका ऑक्सीजन होता है उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। बट आपको पता है डाई ऑक्सीजन के फॉर्म में आपको ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होता है और उसे हम O2 बोलते हैं। ठीक है, तो उसका कितने हो गए, उसमें हो जाएंगे आपके 16 इलेक्ट्रॉन्स। और बात करें कि ऐसा क्यों होता है, तो स्टूडेंट्स आपने क्लास 11th में पढ़ा था ना कि एक की कंसेप्ट था ऑक्टेट रूल। सारे एटम्स, सारे मॉलिक्यूल्स ये चाहते हैं कि भाई हम तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें। ऑक्टेट कंप्लीट करने को आप ये मान लो कि ऐसे मान लीजिए कि स्वर्ग सुधार गए, मतलब उन्होंने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो हर एक की एक ही इच्छा होती है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं जो आपका ऑक्सीजन है, इसमें आउटर मोस्ट में सिर्फ आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये चाहेगा भाई मैं जल्दी से जाके 2 बॉन्ड और बना लूं ताकि मुझे अपने मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो ये इसीलिए एक दूसरे ऑक्सीजन को पकड़ता है और बॉन्ड बना लेता है। इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं इसके वैलेंस शेल में, और इसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। या फिर यूं कहे कि इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाता है, ये स्टेबल हो जाता है। और स्टेबल होने से जो जिस स्टेट में जो मॉलिक्यूल स्टेबल होता है उसी स्टेट में वो एनवायरनमेंट में आपको अवेलेबल होता है। तो ये तो रही आपकी एक छोटा सा बैकग्राउंड की कैसे स्टेबल हो पाता है और किस फॉर्म में आपका ऑक्सीजन आपको मिल पाता है। अब हम आगे बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स कि प्रिपरेशन आप डाई ऑक्सीजन की कैसे कर सकते हैं। प्रिपरेशन में हम सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट्स कि डाई ऑक्सीजन को आप लैब में कैसे बना सकते हो। मतलब आपको मैनुअली अगर कम अमाउंट में बनानी है तो कैसे बना सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट रिएक्शंस रहने वाली हैं, वो सारी अपन एक पेज पे डिस्कस कर लेंगे। प्रिपरेशन वाला कॉलम आपकी कॉपी में सिर्फ इतने से सेक्शन में कंप्लीटली कवर हो जाना चाहिए, ताकि आप उसमें बाद में उसकी प्रॉपर्टीज और इंपॉर्टेंट यूजर्स भी लिख सको। बट प्रिपरेशंस की रिएक्शंस में पहले आपको बता देता हूँ कौन कौन सी रहने वाली हैं, फिर मैं लास्ट में उसको कंक्लूड करते टाइम उसकी ट्रिक भी बता दूंगा, ताकि आप सारे प्रोसेसेस क्या क्या आपको लिखना है सब आपको एक ट्रिक के जरिए याद हो जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो आप यहाँ अपनी हेडिंग डाल लीजिए पेज पर, प्रिपरेशन। ठीक है, और ब्रैकेट में डाल दीजिए स्टूडेंट्स लैब। ये जो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो 3 प्रोसेस पढ़ने वाले हैं जिसके थ्रू आप लैब में आपकी डाई ऑक्सीजन बना सकते हैं। तो जो पहला तरीका होता है स्टूडेंट्स, वो होता है हीटिंग। मतलब आप कोई भी एलिमेंट्स होंगे, कंपाउंड होंगे, कौन कौन से होने वाले हैं वो भी मैं बताऊंगा, बट आप उनको गर्म करते हैं और उससे आपको ऑक्सीजन आपकी मिल जाती है। दूसरा जो तरीका होता है स्टूडेंट्स, वो होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में भी उसका सिर्फ जो कंपाउंड होता है वो दो पार्ट्स में टूट जाता है। अगर हम थर्ड की बात करें तो ये होता है कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन। मतलब हम ऑक्साइड्स को उसके एलिमेंट्स में तोड़ रहे हैं और आपको साथ के साथ ऑक्सीजन भी मिलता जा रहा है। कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन।
आप कहोगे सर ये इतने भारी भारी वर्ड्स हैं, आपने ये लिख दिया, अभी तो रिएक्शंस ही नहीं बताई। अरे सारी चीजें याद हो जाएंगी, आप पहले फोकस करिए, आपको अभी कुछ भी नहीं लिखना है, कॉपी किताब सब छोड़ दीजिए और यहाँ फोकस कर दीजिए। मैं पहले आपको बता देता हूँ क्या क्या रिएक्शंस रहती हैं, उसके बाद मैं सारी आपको याद भी करवा दूंगा, ठीक है। आपको ये तो प्रोसेस याद हो गया, आपको 3 चीजें अभी तक याद हो जानी चाहिए कि आपका जो आपका ये जो डाई ऑक्सीजन है उसको आप कैसे बना सकते हो। या तो आप बना सकते हो हीट कर करके, या बना सकते हो आप थर्मल डिकम्पोजिशन से, या आप बना सकते हो कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन से, ठीक है। इतना हो गया स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं हीटिंग में। तो क्या होता है, आपके जो KClO3 होता है, ठीक है, उसको आप हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2। ये वाला कैटलिस्ट आपको याद रखना है, ठीक है। वैसे बाकी रिएक्शंस भी हैं बट उनका कैटलिस्ट आपको याद नहीं रखना है। बट आपसे अगर ये रिएक्शन पूछ ली जाए और अगर आपने कैटलिस्ट का नाम लिख दिया ना, तो वो रिएक्शन भी नहीं दिखेगा कि रिएक्शन में आपने प्रोडक्ट क्या लिखा है, वो पूरे मार्क्स आपको वैसे ही दे देगा, ठीक है। तो होता क्या है, KClO3 टूट जाता है KCl प्लस O2 में। और ये क्या होता है एक्चुअली, जो हीटिंग वाले प्रोसेस होता है ना, उसमें कुछ नहीं होता। आपके क्लोरेट के, परमांगनेट के और नाइट्रेट के, इन तीनों कंपाउंड्स के जो सैल्ट होते हैं ना, अब सैल्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे ये है पोटासियम, सोडियम सैल्ट भी हो सकता है। तो कौन कौन से, ये रहा आपका क्लोरेट, इसके अलावा है स्टूडेंट्स नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट। और नाइट्रेट का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, कितना होता था, NO3 माइनस, कितना होता था, NO3 माइनस। नाइट्राइट का भी बताया था, नाइट्राइट का बताओ, NO2 माइनस, क्या होता था, NO2 माइनस, नाइट्राइट। एक और कंपाउंड आता है यहाँ पे परमांगनेट, उसका होता है MnO3, ठीक है। तो ये तो आपका क्विक रिवीजन था जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आपको यहाँ ये याद रखना है कि कौन कौन से होते हैं। आपका होता है एक तो नाइट्रेट, ठीक है, क्लोरेट आपको यहाँ दिख ही रहा है, और एक और होता है परमांगनेट, ठीक है। इन तीनों के सैल्ट को अगर आप हीट करते हैं तो आपको आपकी ऑक्सीजन मिल जाती है और उसके रिगार्डिंग आपको सैल्ट भी मिल जाता है। तो आपको इतना याद रखना है कि कोई भी सैल्ट हो, नाइट्रेट, परमांगनेट और क्लोरेट का, तो उससे आपको ऑक्सीजन मिल जाती है। सेकंड जो प्रोसेस रहता है स्टूडेंट्स, वो रहता है थर्मल डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है, आपका मरकरी और सिल्वर के ऑक्साइड या फिर जो आपकी लेड के ऑक्साइड्स होते हैं ना, उनको आप अगर थर्मल हीट करते हैं तो आपको ये ऑक्सीजन भी दे देता है और रिगार्डिंग एलिमेंट्स भी आपको साथ के साथ मिल जाता है। तो इसके रिगार्डिंग जो स्टूडेंट्स रिएक्शंस रहती है ना, वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आपके 4 रिएक्शंस इंपॉर्टेंट रहती है, कौन कौन सी, देखिए। फर्स्ट वन इज आपका जो HgO होता है ना, ये टूट जाता है आपका Hg और O2 में, ठीक है स्टूडेंट्स। ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि ये रिएक्शन थी फर्स्ट रिएक्शन। कौन सी थी, फर्स्ट रिएक्शन, मतलब पहली ऐसी रिएक्शन थी जिसके थ्रू लैब में ऑक्सीजन को बनाया गया था। और अगर हिस्टोरिकली बात करें तो सिजली ने इस रिएक्शन के थ्रू आपकी ऑक्सीजन पहली बार बनाई गई थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है। और बोर्ड में भी बहुत बार आपसे पूछ लिया जाता है, आपसे ये तो नहीं पूछा जाएगा कि वो पहली कौन सी रिएक्शन थी, बट आपसे पूछ लिया जाता है कि HgO का आप अगर थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो आपको क्या मिलता है, ठीक है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये रहती है स्टूडेंट्स कि जो आपका सिल्वर होता है वो भी जो ऑक्साइड्स होते हैं वो भी आपके एलिमेंट और ऑक्सीजन दे देता है, ठीक है। देन जो थर्ड और फोर्थ रिएक्शंस रहती हैं वो रहती हैं लेड की, मतलब जो लेड के ऑक्साइड हैं, एक तो हो गया PbO3, ये आपको दे देगा PbO प्लस O2, ठीक है। और एक हो गया स्टूडेंट्स आपका Pb3O4, ये भी आपको दे देता है PbO प्लस O2। तो ये तो चारों प्रोसेसेस हो गए स्टूडेंट्स आपके, कौन से प्रोसेस से, थर्मल डिकम्पोजिशन से। हीटिंग के थ्रू आपका एक ही तरीका है, उसकी जगह आपके नाइट्रेट और परमांगनेट आयंस भी हो सकते हैं। अब हम देखते हैं तीसरा प्रोसेस जो होता है कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन। अब हम देख लेते हैं कि कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन से आप कैसे ऑक्सीजन बना सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहती है स्टूडेंट्स, जो आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, उसका अगर आप कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन करते हैं तो आपको वाटर मिल जाता है और आपको ऑक्सीजन मिल जाती है, ठीक है। तो ये हो गए आपके सारे के सारे तरीके आप कैसे लैब में बना सकते हैं। कौन कौन से तरीके थे स्टूडेंट्स, 3 तरीके हैं आपके बनाने के। पहला आपका तरीका है कि आप हीट करके बना सकते हो, दूसरा आपका तरीका है कि आप थर्मल डिकम्पोजिशन से बना सकते हो,
तीसरा आपका तरीका है कि आप कैटालिटिक डिकम्पोजिशन से बना सकते हो। अगर आप हीटिंग से बनाओगे तो क्लोरेट, नाइट्रेट और परमैंगनेट के आयंस है, उनको आप कैटलिस्ट के साथ अगर वो करोगे तो आपको ऑक्सीजन मिल जाएगी। सेकंड में आपका थर्मल डिकम्पोजिशन में आपके मरकरी के, सिल्वर के और लेड के ऑक्साइड्स के साथ अगर आप उनको हीट करते हो तो आपको उनके एलिमेंट्स मिल जाते हैं और डाई ऑक्सीजन मिल जाती है। और थर्ड में जब आप कैटालिटिक डिकम्पोजिशन करोगे तो आप हाइड्रोजन परऑक्साइड का अगर कैटालिटिक डिकम्पोजिशन करवाते हैं यहाँ पे तो आपको ऑक्सीजन मिल जाती है। अब ये तो रही आपकी सारी रिएक्शंस। अब बात आती है कि सर हमको कैसे याद कर पाएंगे, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दीजिए। तो स्टूडेंट्स हर चीज में शॉर्ट ट्रिक याद करना जरूरी नहीं है, बट मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि आप पूरी की तीनों रिएक्शंस भी आपको याद हो जाए और आपको ये तीनों के तीनों जो प्रोसेसेस दिख रहे हैं कि ये तीनों के तीनों प्रोसेस आप इसमें याद कर सको, मतलब पूरी की पूरा प्रिपरेशन आपका एक पार्ट में हो जानी चाहिए। ठीक है, तो हम इसको लिखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपने हेडिंग डाली थी प्रिपरेशन की और यहाँ पे इस लाइन में हम इसका पूरे का आपका समरी कर देंगे। इसमें आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपको ये कौन से प्रोसेस से आपको क्या मिल रही है और रिएक्शंस में भी आपको क्या क्या लिखना है, ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो हीटिंग का अपने को लेना है हे। क्या लेना है स्टूडेंट्स? हे। ठीक है, अभी साथ साथ देखते जाइए, कहानी बनने वाली है। ठीक है, क्या बनने वाली है? कहानी। आपको सिर्फ ये कहानी याद रखनी है, उसके बाद ये सारी चीजें तो आप बोर्ड में इतने आसानी से लिख दोगे ना कि चाहे 1 नंबर का क्वेश्चन आए चाहे 3 नंबर का क्वेश्चन आए, सारे के सारे क्वेश्चन आप धड़ाधड़ कर दोगे। बस आपको ये चीज याद रखनी है। देखो हीटिंग का लिया आपने, हीटिंग करते हैं तो क्या क्या किस किस के साथ हीटिंग करोगे? क्लोरेट, नाइट्रेट और परमैंगनेट आयन। ठीक है, तो C4 क्लोरेट, N4 नाइट्रेट और P4 परमैंगनेट। अब आप बच्चे तो हो नहीं, 12th क्लास में हो गए हो, तो आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रेट के आयंस को क्या बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है NO3-। ये सारी चीजें तो मैं आपको बहुत पहले से पढ़ाता आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका हीटिंग वाला प्रोसेस कंप्लीट। हे CNP मतलब हीटिंग में क्या होता है? हे CNP। हीटिंग करो क्लोरेट, नाइट्रेट और परमैंगनेट की, आपको मिल जाएगी ऑक्सीजन। हीटिंग वाला प्रोसेस खत्म, इतने में खत्म। अगला देखते हैं, थर्मल का T और डिकम्पोजिशन का D। तो हे CNP तड़पेगा, क्या करेगा? तड़पेगा, थर्मल डिकम्पोजिशन, तड़प, P और D। ठीक है, तड़पेगा से आपको क्या याद रखना है? थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकंड चीज पे आ गए, फर्स्ट था आपका इतना ही, हे CNP, फर्स्ट प्रोसेस आपका हो गया। सेकंड तड़पेगा से आप क्या हो गया कि कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। ठीक है, अब थर्मल डिकम्पोजिशन से आपके कौन कौन से बन रहे हैं? देखो मरकरी और मरकरी का और सिल्वर के ऑक्साइड्स के साथ और लेड के ऑक्साइड के साथ। तो ठीक है, हे CNP तड़पेगा मरकरी, ठीक है, मरकरी, सिल्वर और लेड के ऑक्साइड्स खाकर। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब फर्स्ट में हो गया हे CNP में तो आपका फर्स्ट हो गया था, सेकंड हो गया आपका तड़पेगा सिल्वर, मरकरी और लेड के ऑक्साइड्स खाकर। ठीक है, सिल्वर मतलब आपको कुछ नहीं करना, आपको सारी रिएक्शन याद नहीं होनी चाहिए कि HGO से HGO बना, आपको इतना याद होना चाहिए सिल्वर का कोई ऑक्साइड है, लेड का कोई ऑक्साइड है, उसके साथ आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा, या फिर आपका मरकरी का कोई ऑक्साइड है उसके साथ भी आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो ये आपकी चारों रिएक्शंस भी यहाँ से कंप्लीटली कवर हो गई। अब लास्ट बचती है आपकी कैटालिटिक डिकम्पोजिशन। तो कैटालिटिक डिकम्पोजिशन में कुछ नहीं है, अगर उसका जो आपको याद रखना है थर्ड वाला, ये वाला पूरा हो गया आपका सेकंड का। ठीक है, थर्ड वाले का हम यहाँ लिख देते हैं कि अगर बचना है, ये हम ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, अगर बचना है तो CD4 कैटालिटिक डिकम्पोजिशन करवा, कैटालिटिक डिकम्पोजिशन करवा किससे? हाइड्रोजन परऑक्साइड से। कैटालिटिक डिकम्पोजिशन किसका करोगे? हाइड्रोजन परऑक्साइड का। ठीक है, बस इतना सा याद रखना है। तो आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट्स? आपको रखना है याद, मेरे साथ साथ बोलते रहिए, हे CNP, हे CNP, हे CNP। आपका फर्स्ट वाला हो गया, क्या हो गया? हे CNP तड़पेगा सिल्वर, मरकरी और लेड के ऑक्साइड्स खाकर। बचना है तो कैटालिटिक डिकम्पोजिशन करवा
हाइड्रोजन परऑक्साइड से। आपकी ये सारी की सारी रिएक्शंस हो गई। आपको ये भी प्रोसेस भी याद नहीं रखना है कि कौन से प्रोसेस से कौन सी रिएक्शंस हो रही है। सारी की सारी चीजें आप एक पेज में कवर कर सकते हो। और ये सारी चीजें तो मैंने आपको समझाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी लिखी हैं। अगर आप कॉपी में इसको ढंग से अरेंज करके लिखोगे तो ये सिर्फ आपके इतने से सेक्शंस में आ जाएंगी। सिर्फ 10 से 12 लाइंस में आप इजीली ये सारी रिएक्शंस लिख सकते हो। तो अब आपको आज के बाद अगर पूछ लिया जाए डाइऑक्सीजन की प्रिपरेशंस आप कैसे कर सकते हैं, तो आपको सिर्फ एक वर्ड याद आना चाहिए, हे CNP तड़पेगा सिल्वर, मरकरी और लेड के ऑक्साइड्स खाकर। अगर बचना है तो कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन करवा हाइड्रोजन परऑक्साइड से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका ये सारी प्रिपरेशंस वाला पार्ट हो गया। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रहती हैं, और फिर मैं इसके इंपॉर्टेंट यूजर्स के बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट्स आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, इसी में अब आगे बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्सीजन के बारे में। अगर हम बात करें, देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसी में प्रॉपर्टीज ऑफ डाइऑक्सीजन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रहती हैं, फिर क्या क्या रिएक्शंस रहती है। पहले तो अभी हमने पढ़ा था कि कैसे हम ऑक्सीजन बना सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हम ऑक्सीजन किसी के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है। तो कुछ नहीं बनाती, या फिर आपको जो इसकी रिएक्शंस है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। जिसके साथ भी बनाती है उसके साथ ऑक्साइड्स बना देती है। जिस भी मेटल या फिर जिस भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगी उसके साथ ऑक्साइड्स बना देगी। बस इतना सा याद रखना है। जो रिएक्शंस आपको याद रखनी है वो सिर्फ प्रिपरेशंस वाली याद रखनी है। ठीक है, पहले कुछ देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट आइसोटॉप्स रहते हैं, या फिर और कौन कौन से टाइप्स में प्रेजेंट रहता है आपका डाइऑक्सीजन। ठीक है, तो ये भी हम देख लेते हैं। अगर बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ डाइऑक्सीजन की, ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसके जो बात करें तो ये एक टेस्टलेस, कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस है। ठीक है, बिकॉज आप कभी भी जब आप रेस्पिरेशन करते हैं तो आप ऑक्सीजन को लेते हैं, आपको कोई टेस्ट महसूस होता है? नहीं होता है ना, आपको नॉर्मल लगता रहता है, आपको पता ही नहीं चलता। तो एक ऑर्डरलेस, टेस्टलेस और कलरलेस गैस होती है। ठीक है, सेकंड इसी में अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टीज में, तो इसका जो नेचर होता है वो होता है पैरामैग्नेटिक। कैसा होता है स्टूडेंट्स? वैसे तो इसमें 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, कहाँ पढ़ा होगा? क्लास 11th में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा था डिटेल में। अगर जिस जिस बच्चे ने नहीं पढ़ रखा है, मैं आपको स्पेशल क्लास देने वाला हूँ क्लास 11th में MOT के ऊपर, और आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऐसे याद हो जाएगी कि आप कहोगे कि सर इससे इजी कंसेप्ट तो कुछ है ही नहीं। अभी के लिए आप इतना याद रख लीजिए कि वैसे होना तो डायमैग्नेटिक चाहिए था, बट होता पैरामैग्नेटिक है। क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। और रीजन सिंपल सा कि इसका जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है और वो अनपेयर्ड रहता है। इसलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये जो आपका होता है ये हो जाता है पैरामैग्नेटिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चंस में बहुत बार पूछा जाता रहा है। ठीक है, आपको 11th में भी ये, अगर आपने इंटर स्कूल्स दिए होंगे तो वहां पर भी ये पूछा जाता रहा होगा, और 12th में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इसके 3 आइसोटॉप्स अवेलेबल होते हैं ऑक्सीजन के। अब बच्चों की बत्तियां गुल हो जाती है कि सर आइसोटॉप्स फिर से याद दिला दो। तो कुछ नहीं, आइसोटॉप सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसका होता है देखो 16, इसका होता है 17, इसका होता है 18। प्रोटॉन तो सेम है, बट जो टोटल हो रहा है उनका वो अलग है, मतलब इनका जो है मास नंबर है वो अलग है। इसकी बात करें तो ये वो वाला है स्टूडेंट्स मोस्ट अबेंडेंट जो आपके एटमॉस्फेयर में है। ठीक है, ऑक्सीजन O8 16 वाला। इसकी अगर हम बात करें तो ये होता है रेडियो एक्टिव। क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है ये। और ये क्या यूज आता है रेडियो एक्टिव होने के बावजूद? ये यूज आता है स्टडी रिएक्शंस मैकेनिज्म। ठीक है, तो जो रिएक्शंस के मैकेनिज्म होते हैं उनको स्टडी करने के लिए ये काम आता है। ठीक है,
तो ये तो हो गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इसकी। आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि ये किसके साथ रिएक्ट करता है। आप इसको पहले से जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। इसमें नोट डाउन करने के लिए कुछ नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि पैरामैग्नेटिक होता है। ये कोई नहीं पूछेगा कि टेस्टलेस, कलरलेस, ऑर्डरलेस है, ये कोई नहीं पूछेगा। आइसोटॉप्स के लिए पूछ लिया जाएगा, ये पूछा जा सकता है आइसोटॉप्स क्या होते हैं। तो क्या होते हैं आइसोटॉप्स? होते हैं सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, तो आइसोटॉप्स कौन कौन से होते हैं और या फिर पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, ये रीजन सारे आपके समझ में आ गए। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देख लेते हैं प्रॉपर्टीज में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट रिएक्शंस रहती है। सबसे पहले अगर बात करें तो ये सभी के साथ रिएक्ट कर जाता है सिवाय 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 किसके? ये आपकी बोर्ड में इतनी बार पूछा रहा है और इस बार भी पूछा जा सकता है। तो ये आपका गोल्ड और प्लेटिनम। सिल्वर भी आपका इसमें नहीं होता है। ऑक्सीजन सिल्वर के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। आपको पता है सिल्वर के साथ जो पहले आपकी सिल्वर होती है वो आपकी इनिशियली लाइट कलर की होती है, बहुत ब्राइट कलर की होती है, बट उस पर पेलनेस आती रहती है। वो होता है कि वो ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। तो सिर्फ दो कंपाउंड है, गोल्ड और प्लेटिनम, इसके साथ रिएक्ट नहीं करता है, पूछ लिया जाता है। और यहाँ पर आपका यही बताया गया है कि डाई ऑक्सीजन डायरेक्टली रिएक्ट्स विद नियरली ऑल द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक्सेप्ट सब मेटल्स। और वो कौन कौन से हैं? Au और प्लेटिनम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो इसके, ये इस बार आ सकता है। ठीक है, आगे अगर हम इसी में बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो आपको दी हुई है। जैसे ये कैल्शियम के साथ रिएक्ट करेगा और कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा, अल्मीनियम के साथ रिएक्ट करेगा और अल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगा, फॉस्फोरस P4 के साथ रिएक्ट करेगा और P4O10 बना लेता है, कार्बन के साथ अगर रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, और ZnS के साथ भी जिंक के ऑक्साइड और कार्बन के साथ वापस से कार्बन ऑक्साइड। तो ये सारी रिएक्शंस आपको याद नहीं करनी है, आपको सिर्फ इतना देखो ये सारे एलिमेंट्स है, सबके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है और सबके ऑक्साइड्स बना दो, बस खत्म। आपसे कोई पूछे कि क्या क्या बना रहा है तो ऑक्साइड्स बना दो। बैलेंसिंग इन झमेलों में पढ़ना ही नहीं है। उस टाइम के टाइम एग्जाम जब लिख रहे हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो भी ठीक है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। आपको इन रिएक्शंस में सिर्फ इतना याद रखना है कि कोई भी एलिमेंट हो उसका आपको ऑक्साइड बना देता है ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि आपका गोल्ड और प्लेटिनम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी है। पहले आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट यूजेस बताऊंगा कि कहाँ कहाँ आप ऑक्सीजन को इंपॉर्टेंट यूज ले सकते हो। ठीक है, और लास्ट में मैं इसका एक समराइज करवा दूंगा पूरा डाइऑक्सीजन का, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट्स आई होप आप सभी ने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम जल्दी से बता देते हैं आपके इंपॉर्टेंट यूजेस क्या रहते हैं डाइऑक्सीजन के, फिर मैं जल्दी से समराइज करवा दूंगा वापस से जो शॉर्ट ट्रिक बताई थी, ताकि आपका कंप्लीटली कवर हो जाए डाइऑक्सीजन और आपको क्लास में ही आज ही याद हो जाए और कभी टेंशन ही ना करनी पड़े कि इसकी प्रिपरेशन कैसे कर की जाती है या फिर बाकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या क्या रहती है। ठीक है, तो बात करते हैं इसी में आगे स्टूडेंट्स। अगर इसमें आगे हम बात करते हैं तो हमको पढ़ना है यूजेस ऑफ डाइऑक्सीजन के बारे में। तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें डाइऑक्सीजन की तो हम इसको सभी को पता है कि हम रेस्पिरेशन में जब आप सांस लेते हो तो आप रेस्पिरेशन में यूज करते हैं, कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स में यूज आता है। जैसे हाइड्रोजन होती है जो आपकी लिक्विड फॉर्म में, वो रॉकेट को आपका जो रॉकेट होता है उसको बहुत ही ज्यादा एक वास्ट अमाउंट का थ्रस्ट फोर्स प्रोवाइड करवाती है, इसीलिए जो आपके रॉकेट्स होते हैं वो एक बहुत ही ज्यादा स्पीड पे जा पाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही सारी चीजें हैं जो अपने को नोट करनी है अपने यूजेस में। अगर यूजेस में ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं तो लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर यूजेस की बात की जाए स्टूडेंट्स तो ये यूज आता है किसमें? ये यूज आता है यूज्ड इन ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। किसमें यूज आता है? ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में। और इसका काफी वाइड वैरायटी ऑफ यूज है। ये जो वेल्डिंग टेक्निक होती है ये बहुत पॉपुलर है, इसलिए इसका ये इंपॉर्टेंट यूज पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स के रूप में भी इनका यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है हॉस्पिटल्स में आप देख सकते हैं, आप हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो आप देखेंगे ऑक्सीजन सिलेंडर्स रहते हैं वेंटिलेटेड रूम्स में, आईसीयू रूम्स में, तो वहां पर इनका यूज किया जाता है।
थर्ड अगर बात किया जाए तो इनका जो यूज है वो है कम्बस्शन फ्यूल हाइड्राजीन्स। ठीक है, हाइड्राजीन्स इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, जो हाइड्राजीन होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है और वो आपको बहुत ज़्यादा थ्रस्ट फोर्स प्रोवाइड करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गए इसके कुछ इंपॉर्टेंट यूजर्स। तो मैंने आपको ये बता दिया कि कैसे आप इंपॉर्टेंट यूजर्स इसके क्या क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रहती है और आप कैसे इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने इसकी सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको बता दी है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मैंने आपका सारा चैप्टर कंप्लीटली कवर कर दिया है डाई ऑक्सीजन से रिलेटेड। अब आपसे पूछा जाए कि कैसे लैब में बना सकते हैं तो आप डिटेल में बता सकते हैं। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको नोट्स और पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको क्विकली नोट्स मिल सके, पीडीएफ मिल सके और आप अपनी स्टडीज में अप टू डेट रहे। थैंक यू।